Assalamu alaikum everyone. वालेकुम अस्सलाम मिस। वालेकुम अस्सलाम मैम। Hope you all will be fine, and if there is any question regarding the previous lecture, you can ask me. Previously, we have studied regarding the DRIs and DRV, nutrition labeling, as well as the food labeling. We have studied different types of food labeling, ingredient labeling and nutrition label, that is nutrition facts. So if you have any question regarding the previous lecture, you can ask before I'll start the next one. Okay. If you don't have any questions, then I'm going to start the next one. Today we will be studying regarding the factors that need to be considered when we plan a menu. Um, in this terminology, we actually going in a broad term. मैं ये नहीं कहूँगी कि हम सिर्फ घर की बात करें कि घर में ही सिर्फ मेन्यू प्लान होता है. No, we also plan menus at a restaurant. You know that we plan menu at hostels, and there are different types of menu that has to be planned. And during the wedding parties, buffet हमारे पास एक menu है. So there are different types of menus. For example, if you are inviting a friend at your home, then also you plan a menu, right? यस मैम। So there are this is broad terminology here. Okay, what kind of factors that we need to consider while planning a menu? Menu can be of different types. So first factor that always be affecting the menu planning is the type of menu that you are actually planning. किस तरह का मेन्यू आप प्लान कर रहे हैं. हम आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन्यूज के बारे में पढ़ेंगे. आपने जरूर रेस्टोरेंट में वो देखे होंगे या वेडिंग पार्टीज में जब हम लोग बुकिंग करवाते हैं केटरिंग के लिए, तो उस तरह के मेन्यूज कुछ मेन्यूज बनते हैं. उन मेन्यूज को हम क्या कहते हैं? या फॉर्मल कोई मीटिंग होती है तो उस टाइप में कोई मेन्यूज हम प्लान करते हैं, तो वो कौन से मेन्यू होते हैं? तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मेन्यू ऑल्सो आवर मेन्यू प्लानिंग विल बी चेंज. ठीक है, किस तरह चेंज होगी मैं आपको जब मेन्यू सिखाऊंगी डिफरेंट टाइप्स के तो आपको क्लियर हो जाएगा. दूसरा, people being served. मेन्यू प्लानिंग ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू द पीपल बीइंग सर्व्ड. हम एल्डर्स की बात करें, हम लोग यंग स्टूडेंट यंग की बात करें, या हम लोग बात करें बच्चों की बात करें, वो आपने अपनी फैमिली को इनवाइट किया है या आपके पेरेंट्स ने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया है. तो टाइप ऑफ पीपल जो है उनके हिसाब से मेन्यू चेंज हो जाएगा. जैसे कि कोई डायबिटीज, हम जिनको बुला रहे हैं उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनको डायबिटीज है फॉर एग्जाम्पल, तो उनके हिसाब से मेन्यू में भी चेंजेस आती हैं. ठीक है ना, प्लानिंग में चेंजेस आती हैं. जो हम लोग सोच रहे होते हैं, जो हमने करना होता है, तो उस प्लानिंग में ओवरऑल चेंजेस आती हैं. रिसोर्सेज अवेलेबल कि जो आप प्लान कर रहे हैं, जो मेन्यू आपने देन डिजाइन किया है, तो क्या उसके लिए सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं. अगर नहीं तो भी हम लोग फिर चेंज कर लेते हैं उसको. न्यूट्रिटिव वैल्यू, बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट स्पेसिफिकली या फूड साइंटिस्ट, न्यूट्रिटिव वैल्यू आजकल इनके लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो वी हैव टू थिंक अबाउट द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ द फूड्स आल्सो, कि किस तरह का ऑयल हम यूज कर रहे हैं, हम लोग क्या उसको कंप्लीट मील बना रहे हैं कि नहीं बना रहे अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू. फिफ्थ इज द फूड सिलेक्शन. फूड सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो फूड सिलेक्शन मीन्स हम सीजनल पे जा रहे हैं, कि हम लोग ऐसी चीजें ले रहे हैं जो कि सीजनल नहीं. तो ऑब्वियस बात, जो सीजनल नहीं होंगी तो वो कॉस्टली हमें मिलती हैं. ठीक है, तो फूड सिलेक्शन क्या होगी, कहाँ से कर रहे हैं, तो वो भी आपके ऊपर मेन्यू प्लानिंग को कम्प्लीटली इफेक्ट करती है. that need to be considered by planning the menu. So let's move on to them one by one. The first will be the type of menu. When I talk about menu, जी बेटा. मैम जो फूड सिलेक्शन के रिसोर्सेज अवेलेबल में नहीं आ जाएगा? रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं बेटा, रिसोर्सेज में मनी, टाइम, ह्यूमन रिसोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह की चीजें आती हैं. जैसे कि आपके पास डिनर सेट अवेलेबल है, कितने लोगों का अवेलेबल है, तो उन चीजों के बारे में बात करते हैं. ठीक है, जी मैम। फिर ये फैक्टर आपके फूड सिलेक्शन को इफेक्ट करते हैं. तो दीज आर रिलेटेड, बट रिसोर्सेज अवेलेबल में फूड सिलेक्शन नहीं आती. रिसोर्सेज अवेलेबल वाले फैक्टर्स जो हैं फूड सिलेक्शन को इफेक्ट जरूर करते हैं. जैसे कि मैंने कहा मनी रिसोर्स है, लेकिन अब मनी हमारे पास अगर ज्यादा नहीं है तो हम अपने फूड सिलेक्शन हमारी लिमिटेड हो जाएगी. क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, हम इनको पढ़ेंगे डिटेल में. हमने एक मेन्यू डिफाइन किया था. किसी को मेन्यू याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम डिफाइन किया था?
सबसे पहला लेक्चर ही हमारा था कि व्हाट इज अ मेन्यू। मुझे कोई मेन्यू डिफाइन करेगा प्लीज। मैंने दो डेफिनेशन दी थी, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ कस्टमर एंड अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ शेफ भी। कोई भी मुझे प्लीज डिफाइन मैम करेगा। मेन्यू लिस्ट ऑफ डिशेस थी जो जी सर्व की जाती थी उस जगह पे। ओके बिट प्लीज आप लोग साथ साथ, अभी तो मैंने वीडियोस शेयर कर दी हैं आप लोगों के साथ और आपके पास बुक्स भी हैं, तो प्लीज फोकस ऑन योर स्टडी। मुश्किल होने वाली है क्योंकि अगर दोबारा से ऑनलाइन एग्जाम हो, यू विल बी हैविंग 50 एमसीक्यूज। सो प्लीज एवरीबडी ट्राई टू फोकस और थोड़ी सी मेहनत कर लें जी। और कोई? Ma'am, for the chef, it is a list of food items which is to be prepared for the Very customers. good, very good. And for the customer, it is the list of the food items from which the selection has to be made. ठीक है? So this was the menu. तो menu में different हमारे पास components होते हैं, जैसे कि appetizer. Appetizer, we all know that something that is served at first. हम लोग सबसे पहले ये चीज देते होते हैं appetizer. Actually, appetizer, the name indicates, appetite means भूख. ठीक है ना? Appetite means भूख, और हम बात करते हैं the willingness to eat. ठीक है ना? द डिजायर टू ईट की हम बात करते हैं। एक होती है नीड टू ईट, हंगर जिसको कहते हैं, भूख लगना। ठीक है ना? उसे हम कहते हैं हंगर। दैट इज द नीड टू ईट बिकॉज अवर बॉडी नीड फूड बिकॉज हमें जरूरत है एनर्जी के लिए, हमारे सेल स्टार्व हो रहे हैं, तो उसको हंगर कहते हैं। दैट इज द नीड टू ईट, जरूरत है वो। एपेटाइट इज नॉट द नीड टू ईट, इट इज अ डिजायर टू ईट। जैसे कहते हैं ना कि समटाइम्स पेट भर गया लेकिन नीयत नहीं भरी। ये बड़े ही कॉमन फ्रेज है जो हम लोग सुनते हैं। वो क्यों सुनते हैं? बिकॉज देखिए उस टाइम नीड तो पूरी होगी, हमारा पेट भर गया है, बट स्टिल वी ईट बिकॉज एपेटाइट, जो डिजायर है हमारी उस चीज को खाने की, हमें बहुत अच्छी लगी है तो वो नहीं भरी, तो दैट इज एपेटाइट। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। तो एपेटाइजर्स क्या होते हैं? ऑल द फूड्स एंड ड्रिंक्स दैट आर सर्व्ड एट द बिगनिंग ऑफ द कोर्स इन ऑर्डर टू वेट द एपेटाइट। वेट मीन्स टू इंक्रीज द एपेटाइट, टू इनहांस द एपेटाइट, ताकि हम वो डिजायर क्रिएट कर सकें। तो इंसान अगर पेट भर भी जाएगा तब भी जो है वो खाना खाना जाएगा स्टिल। ठीक है। सूप्स कैन ऑल्सो बी यूज इन एपेटाइजर्स, लेकिन हम सूप को स्पेसिफिकली डिफाइन भी अलग से कर सकते हैं। सूप कैन बी यूज इन एपेटाइजर, जैसे कि चीज नान समटाइम्स मंगवाते हैं, दैट कैन बी यूज इन एपेटाइजर। नाचोस मंगवाते हैं, तो ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली यूज इन एपेटाइजर। सूप्स की हम जब बात करते हैं, these are the liquid food made by boiling meat, vegetables, etc. Simply to liquid food होता है that is made by boiling meat, vegetables, etc. That is known as the soup. Salads, dishes of green herbs, vegetables or pasta and served with the dressing. That is known as salads. Entry. Entry is actually the subordinate dishes हमारे पास होती हैं that is served between meat and fish course. For example, हम दो non-veg items मंगवा रहे हैं, अगर during our रेस्टोरेंट जब हम जाते हैं, दो नॉन वेज आइटम मंगवाते हैं और साथ में जो एक साइड आइटम, फॉर एग्जांपल आप राइस मंगवा रहे हैं या आप लोग उसके साथ रोटी मंगवा रहे हैं या आप लोग उसके साथ कुछ और चीज एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, तो वो सब जो आते हैं वो एंट्री में आते हैं। चाहे वो आप वेजिटेबल्स, मिक्स वेजिटेबल्स मंगवा रहे हैं तो उनको हम लोग कहते हैं एंट्री। ठीक है। मेन कोर्स, मेन कोर्स एक्चुअली दिस इज अ चीफ पार्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे एक्सपेंसिव डिश जो आप मंगवाते हैं, सबसे हैवीएस्ट होती है, सबसे ज्यादा अमाउंट में होती है और जिसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है और उसको बड़े शौक से खाया जाता है और वो एक्सपेंसिव भी होती है। ठीक है। जैसे कि आपने फॉर एग्जाम्पल चिकन कढ़ाई मंगवाई या मटन कढ़ाई मंगवाई, तो ऑल दीज आर दी मेन कोर्सेस। डिजर्ट्स आर दी स्वीट सर्विंग्स सच एज पाई, केक, पुडिंग, फ्रूट्स एक्सेट्रा, इनको हम लोग डिजर्ट्स कहते हैं। Beverages, any drinks such as tea, coffee, milk, chocolate, soft drinks, wine and juices that are usually served with the main course is known as the beverage. तो ये components है कुछ हमारे पास: appetizer, soups, salads, entry, main course, desserts and beverages. Clear? Yes, ma'am.
Okay, then we have types of menus. We have different types of menus. Cycle menu, single use menu, and static menus. Cycle menu, cycle से नाम पता चला कि it repeats itself after certain period of time. Cycle है ना, साइकिल का पहिया घूमता है, वापस उस पॉइंट को रिपीट कर रहे होता है, तो साइकिल मेन्यू होंगे जो रिपीट कर रहे होते हैं. ठीक है, विल स्टार्ट विद देम वन बाय वन. साइकिल मेन्यू, आप लोगों ने हॉस्टल में देखा है, आपका रूटीन होती है, मंडे को ये बनेगा, ट्यूसडे को ये, थर्सडे को ये, वेनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सबका एक रूटीन होती है. देन अगेन जब मंडे आएगा तो दोबारा से वही डिशेस रिपीट हो जाती हैं. ऐसा होता है जो यस हॉस्टल मैम. साइड होंगी, आई थिंक. यस मैम, होता है. घर में तो नहीं होता, लेकिन हॉस्टल में जरूर होता है कि मंडे को जो है स्पेसिफिक आइटम्स बनेंगे, ट्यूसडे को अलग से, थर्सडे को अलग से, फिर मंडे जब दोबारा आएगा तब दोबारा से जो है वो मंडे वाले रिपीट हो जाएंगे. तो दिस इज व्हाट अ साइकिल मेन्यू मींस. ठीक है, इस तरह स्कूल्स में भी होते हैं कि कुछ टाइम बाद वो जो मेन्यू है वो अपने आप को रिपीट करता है, उनमें खासकर स्कूल लंच प्रोग्राम्स में जो होता है. Daily menus that are written to span a designated number of days before being in the same sequence again and again. एक मेन्यू कोई 2 दिन का लिखता है, कोई 4 दिन का लिखता है, कोई पूरे हफ्ते का लिखता है, कोई 15 दिन का भी लिखता है, तो 15 दिन बाद वो रिपीट होता है. ठीक है, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन्यू, साइकिल मेन्यूज. ठीक है, लेकिन ये इनमें स्पेसिफिक है कि आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ डेज दीज मेन्यूज विल रिपीट देमसेल्व्स अगेन एंड अगेन. ठीक है, A menu that is different every day, हर रोज वो डिफरेंट होता है, लेकिन आफ्टर नंबर ऑफ डेज वो अपने आप को, या वीक से बाद वो अपने आप को रिपीट कर रहा होता है. A cycle menu is one which is planned for a specific period of time. एक पर्टिकुलर टाइम तक वो डिजाइन होता है. साइकिल मेन्यू हमारे पास यूजली शॉर्ट साइकिल मेन्यूज जो होते हैं वो 1 to 2 weeks के लिखे होते हैं, यानी कि एक हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिखे होते हैं. उसके बाद जो है वो नया मेन्यू जो सॉरी उसके बाद जो है वो अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर 1 week और 2 week. जो लॉन्गर साइकिल मेन्यूज होते हैं वो 3 या 4 हफ्तों के लिए लिखे होते हैं, यानी कि कंप्लीट वो 28 days के लिए लिखी होंगी, अलग अलग, हर एक दिन पे अलग अलग आपके लिए आइटम्स होंगे. लेकिन ठीक 28 days बाद जो नेक्स्ट 1 day आएगा तो वो फिर से जो है वो रिपीट हो जाएगा फॉर नेक्स्ट 28 days. ठीक है, तो जो छोटे मेन्यूज होते हैं 1 to 2 weeks के होते हैं, जो लार्जर मेन्यूज होते हैं वो 3 to 4 weeks के होते हैं, लॉन्गर साइकिल मेन्यू. एंड दीज मेन्यूज कैन बी यूज ओवर एंड ओवर अगेन. खासकर अगर मैं बात करूं तो प्रिजनर्स के लिए जो जेल में जो मेन्यूज लिखे होते हैं वो साइकिल मेन्यूज होते हैं. ठीक है, पर ये मतलब नहीं है कि इनको हम चेंज नहीं कर सकते. एडजस्टमेंट्स कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड आइटम्स एज वेल एज द फूड कॉस्ट. फॉर एग्जांपल सीजनल वेरिएशन होती है, तो अब आपको पता है कि वो वेजिटेबल्स हम लोग पहले खा रहे थे वो अब नहीं होंगे. फिश सर्दियों में अवेलेबल होती है, बट इट इज नॉट अवेलेबल एंड नॉट गुड टू इवन ईट ड्यूरिंग दी समर वेदर. ठीक है ना, क्योंकि उसकी स्टोरेज डिफिकल्टी हो जाती है. तो एक तो अवेलेबिलिटी भी है, दूसरा हमारे पास है कि फूड कॉस्ट पे अगर एक आइटम जो है वो हमारी कॉस्ट लिमिट से ज्यादा हो रही है, तो मेन्यू का कॉस्ट बढ़ने लगा है, तो उसको भी स्किप कर देते हैं. तो सच काइंड ऑफ चेंजेस, एडजस्टमेंट्स कैन बी मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट बाकी जो चीजें, ज्यादा चीजें इसमें वो स्टैटिक रहती हैं, यानी कि सेम रहती हैं. एग्जाम्पल आपको मैं दिखा दूं, जैसे कि वीक 1 का मेन्यू है बच्चों के लिए, वीक 2 का मेन्यू है, एंड वीक 3 का मेन्यू है. ठीक है, दीज आर डिफरेंट मेन्यूज. वीक 1 का मेन्यू, वीक 2 एंड वीक 3 का. जब बच्चे किंडरगार्टन में फॉर एग्जांपल जाते हैं तो उनके लिए देखिए मंडे को लिखा हुआ है स्कूल लंच में मैक्रोनी एंड चीज, ट्यूसडे को थिन वॉर स्वीट कॉर्न पीस एंड राइस, वेनेसडे को, थर्सडे, फ्राइडे. ठीक है, और उसमें स्पेसिफिक कुछ ऐड किया गया मॉर्निंग स्नैक एंड आफ्टरनून स्नैक जो सेम रहते हैं. ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं सबको. Yes, यस मैम. अभी ये 3 week मेन्यू है, तो ये लॉन्गर साइकिल मेन्यू हो गया. 3 weeks के लिए तो ये लॉन्गर साइकिल मेन्यू हो गया. अब जैसे 3rd week इसका फिनिश हो जाएगा तो दोबारा से ये 1st week पे आ जाएंगे. जो 1st week का मेन्यू है मैक्रोनी एंड चीज, तो ये दोबारा रिपीट करेगा, फिर 3 weeks के लिए ऐसा सेम रहेगा. ठीक हो गया, दीज आर नोन एज दी साइकिल मेन्यूज. अब एक और एग्जाम्पल, ये फिर कंप्लीट है. देखिए वीक 1 के लिए मंडे को आइटम्स लिखे हुए हैं, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे. वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5, ये 5 week का मेन्यू है. सैम्पल फूड मेन्यू, लंच साइकिल मेन्यू है फॉर 5 weeks. तो अब ये शॉर्ट साइकिल मेन्यू होगा कि लॉन्ग साइकिल मेन्यू हो गया? लॉन्ग साइकिल में ठीक है ना, साइकिल मैन्यू. तो ये वीक 1 से वीक 5 तक यही चलेगा, और फिर जब वीक 6 स्टार्ट हो जाएगा तो फिर वीक 1 वाला मेन्यू जो है दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगा. क्लियर? यस मैम. दिस इज द साइकिल मेन्यू. इस चीज को समझ लें, बिकॉज आप सब ने जो है मेन्यूज जो है प्रैक्टिकल में अपने आप बनाने भी हैं.
ओके, एडवांटेजेस ऑफ साइकिल मेन्यू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें एक दफा बना लिया साइकिल मेन्यू तो हमारा देखिए बार बार उसको बनाना नहीं पड़ता, एक ही दफा पे बैठ के मेहनत कर ली इतने वीक्स के लिए, तो हमें पता है कि अब इतने वीक्स हम लोग फ्री हो जाते हैं। जो छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स आती हैं तो वो हम लोग सीजन्स के हिसाब से मेक करते हैं, अदरवाइज इसकी कोई मेजर फिर एडजस्टमेंट नहीं आती, वन टाइम एफर्ट है और तो हमारे पास टाइम सेविंग होगा, सो इट रिड्यूसेस द मेन्यू प्लानिंग टाइम। ठीक है, बार बार मेन्यू चेंज करना तो वो हेडेक नहीं होता। इट स्ट्रीमलाइंस परचेजिंग प्रोसीजर्स। अब हमें पता है कि हमने एक वीक में ये चीजें बनानी है, हमें आइडेंटिफाइड है, पता है ये चीजें बनानी है, पूरे हफ्ते के बारे में पता है, तो एक दफा जाके इकट्ठी उन चीजों को परचेज करके हिसाब से लेके आ जाते हैं, तो परचेजिंग प्रोसीजर्स आसान हो जाते हैं। ठीक है, it helps standardize the food production, it helps the food service become more efficient, it serves the as a training tool। हम लोगों को उसको ट्रेनिंग टूल की तरीके भी सिखा सकते हैं, जिस तरह के इसी तरह फिर वो हॉस्टल के मेन्यूज, बिजनेस के मेन्यू वो भी यूज कर सकते हैं। इट एड्स इन इवेल्युएटिंग फूड सर्विस। अब बार बार यही मेन्यू रिपीट हो रहा है तो हम देख सकते हैं कि जो फूड सर्विस होती है लोगों को हम करवाते हैं, तो उसको इवेल्युएशन मीन्स हम देख सकते हैं कि वो प्रॉपरली सुटेबल है या लोग उसको प्रॉपरली सर्व कर रहे हैं फूड को कि नहीं कर रहे, तो डिफरेंट हमारे पास इसमें इवेल्युएशन कर सकते हैं कि जो हमने मेन्यू बनाया वो एक्सेप्टेबल है नहीं है, अभी जो लोग बना रहे हैं खाना तो क्या वो सही से बना रहे हैं, उसमें कोई मॉडिफिकेशंस की जरूरत तो नहीं है। तो इन चीजों के बारे में हम टाइम टू टाइम जो है इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, इवेल्युएशन हर एक मेन्यू में की जाती है। देन वी हैव सिंगल यूज मेन्यू। एज अ नेम इंडिकेट्स, सिंगल यूज, एक दफा यूज किया देन डिस्कार्ड, नेक्स्ट टाइम जब बनाएंगे तो दोबारा बनाना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल हम लोग देते हैं वेडिंग्स पे, स्पेशल इवेंट्स पे, या अपने फ्रेंड को ट्रीट देनी है, घर बुलाना है, थैंक्स गिविंग डिनर के लिए बुलाना है, तो ये मेन्यूज होते हैं वो सिंगल यूज मेन्यू, एक दफा यूज किया और डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, दीज आर दी single use menu. It is planned for specific circumstances and is not intended to become a part of or of a pattern of a menus being served on rotating basis। तो यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं होती, ये सिंपल एक ही टाइम पे प्लान किया, एक सर्कमस्टेंस के लिए प्लान किया मेन्यू होता है, और ये किसी भी मेन्यू का कोई भी पार्ट नहीं होता। जैसे कि केटरिंग सर्विसेज वाले जो होते हैं, जो वेडिंग वगैरह चीजें अरेंज करते हैं, तो वो लोग सिंगल यूज मेन्यू को यूज करते हैं। ठीक है, बर्थडे पार्टीज हो गई, घर में कोई इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया है, वेलकम पार्टी हो गई, ठीक है, फेयरवेल देना होगा किसी को, तो ये सब कुछ सिंगल यूज मेन्यू में आता है। ओके, अंडरस्टूड? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टैटिक मेन्यू के बारे में। स्टैटिक मेन्यू मींस जो अगेंस्ट नाम है स्टैटिक, जो सेम रहता है ऑलमोस्ट एवरीडे, साइकिलिंग नहीं होती इसकी, लेकिन और डेली बेस पे सेम है, जो खासकर रेस्टोरेंट में यूज होती है। उसका एक एग्जांपल है अला कार्टे मेन्यू। अला कार्टे इज एक्चुअली द फ्रेंच वर्ड, ठीक है, अला कार्टे इज अ फ्रेंच वर्ड जो हमारे पास है, इट मींस अ फ्री चॉइस फ्रॉम द कार्ड, अ फ्री चॉइस फ्रॉम द कार्ड, अला कार्टे। तो दिस इज द फ्री चॉइस फ्रॉम द कार्ड, यानी कि आपको एक कार्ड दिया था मेन्यू का, उससे आपने अपनी मर्जी से जो मर्जी सिलेक्ट कर। आप अक्सर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको आई थिंक ऐसे ही कार्ड्स मिलते हैं कि नहीं, Yes, ma'am. उनको अलग खाते मेन्यू कहते हैं। ठीक है, इट इज यूजुअली आइडेंटिफाई बीइंग अ लार्जर मेन्यू देन द टेबल दी होते। टेबल दी होते मेन्यू हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है, ये एक्चुअली में लार्जर मेन्यू होता है, अलग खाते इज यूजुअली द लार्जर वन। ठीक है, एंड इट ऑफर्स अ ग्रेट चॉइस, वैरायटी ऑफ आइटम्स विल बी देयर। आपने देखा होगा कि अगर आप जब उनमें डिजर्ट्स देखते हो, डिजर्ट में इतनी वैरायटी होती है, जब आप उनके अंदर मेन कोर्स देखते हैं तो उसमें वैरायटी, वेजिटेरियन आइटम्स के लिए वैरायटी होती है, तो दे हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द फूड आइटम्स प्रेजेंट, ह्यूज अमाउंट ऑफ द डिशिंग, सो इट ऑफर्स द ग्रेट चॉइसेस देयर। ठीक है, लिस्टिंग अंडर द कोर्स हेडिंग्स, एक हेडिंग दी जाती है, कोर्स हेडिंग मींस एक हेडिंग होती है, फॉर एग्जांपल स्टार्टर्स की हेडिंग होगी, एंट्री की हेडिंग होगी, यहाँ लिखा होगा कि फिश आइटम या सी फूड आइटम्स, इस तरह की हेडिंग्स दी होती है, तो पर्टिकुलर हेडिंग के अंडर जो है फिर वो डिफरेंट डिशेस के नाम दिए जाते हैं और उसी के हिसाब से वो प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, ऑल डिशेस बीइंग प्रिपेयर्ड टू ऑर्डर, यानी कि आप जितनी भी डिशेस होंगी उनको ऑर्डर के बेस पे प्रिपेयर किया जाता है, आप जब ऑर्डर देंगे तो प्रिपरेशन उनकी स्टार्ट हो जाती है।
A dish being served separately, a dish being separately priced. आपने देखा होगा हर एक डिश के आगे प्राइस लिखा होता है, सेपरेट प्राइसेस लिखे होते हैं, ठीक है? बट इट इज यूजुअली एक्सपेंसिव देन टेबल दी होते मेन्यू। ये यूजुअली हमारे पास ये एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू दी अदर मेन्यूज। ये आपके पास एक एग्जाम्पल है, जैसे कि देखिए इनकी जो कोर्स हेडिंग्स है, हॉट एपेटाइजर्स, सैलेड, देन सूप्स एंड वेजिटेबल्स, साइड डिशेस, पास्ता, सी फूड, चिकन एंट्रीज जो हमारे पास है, व्हील एंट्रीज, डिफरेंट काइंड ऑफ एंट्रीज जो हम साथ में मेन फूड मेन कोर्स के साथ में ले रहे होते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं एंट्रीज, ठीक है? तो एंट्रीज की डिफरेंट डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि एक तो जो चीज हम लोग दो नॉन वेज आइटम्स के दरमियान में खाते हैं, या एक वो चीज जो हम लोग या तो मेन कोर्स से पहले मंगवा लेते हैं लेकिन होती वो कॉस्टली है, या रोटी हो, या हम लोग इसमें ऐड करें समथिंग चिकन आइटम्स, फ्राइड या चिप्स, फिंगर चिप्स, तो ऑलरेडी चीजें हमारे पास एंट्रीज में आती हैं, ठीक है? तो देखिए अब यहाँ पे डिफरेंट आइटम्स के प्रॉपर तरीके से जो है वो नाम दिए गए हैं, और इनके अंदर डिफरेंट डिशेस लगाई गई और डिफरेंट डिशेस के आगे उनके प्राइसेस जो है वो आइडेंटिफाई किए गए। ओके, दिस इज व्हाट दिस दी आ ला कार्टे। Okay. Next, we have table d'hôte. That is also a French word, table d'hôte, which means from the host's table. Host table का मतलब है, host कौन था बच्चे? Host कौन होता है बेटा? मैम मेजबान जिससे पार्टी होस्ट की हो। जो मेजबान होता है वो जो पार्टी होस्ट करता है। होस्ट टेबल मीन्स ये यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ ऐसे हमारे पास होटल्स होते हैं जिनके फिक्स्ड मेन्यूज होते हैं, ठीक है? उनमें आपको वैरायटी नहीं मिलती, आप उनमें सिलेक्शन नहीं कर सकते, उनके कुछ फिक्स्ड मेन्यूज होते हैं, जैसे कि उनमें फिक्स्ड मेन कोर्स है, फिक्स्ड उनमें हमारे पास, या आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं, कुछ ऑप्शंस होंगे बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में कि ये हमारा आज का स्मॉल सा मेन्यू है, इसी में से आपने जो चूज करना है, और जो टोटल इसका बनेगा हम लोग को उनको फिक्स सेलिंग प्राइस पे बेचते हैं, ठीक है? वहां पे अब जितनी मर्जी डिशेस थी आपने सिलेक्ट करी, यहाँ पे क्या होंगी डिशेस बिल्कुल पहले से ही रेडी होंगी, क्योंकि स्मॉल नंबर ऑफ डिशेस होती हैं, पहले से रेडी होंगी, जस्ट आपने इनको सिलेक्ट करना है, कोई मेन कोर्स में से एक आइटम सिलेक्ट करना होता है, कोई एंट्री में से एक आइटम सिलेक्ट करना होता है, तो आपका एक आपने खुद एक पूरा का पूरा मील बना लेना होता है। जस्ट उनकी जो कोर्सेज जितना मर्जी आप वैरायटी में वो अपना एक मील सेट करेंगे, आपका कॉस्ट होगा एट द एंड सो फिक्स्ड प्राइस होगा, ठीक है? मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। Being a restricted menu, it's restricted इसलिए because इसमें बहुत ही small number of items होते हैं, offering a small number of courses, usually 3 or 4 courses होते हैं, limited choice within each course, हर एक heading में limited choice होंगी, और जब आप उनको add up करेंगे तो उसकी fixed selling price होगी। All the dishes being ready at the set time, और एक ही specific time पे आपको बोला जाएगा कि इतना टाइम है, और उनको सेट करके आपको सिर्फ दे देंगे, ठीक है? रेडी करके आपको प्रोवाइड किया, जैसे ये हमारे पास है। Now look at this, शेफ्स टेबल d'hôte लिखा हुआ, यानी कि जो शेफ्स ने ऑलरेडी डिफाइन किया, 3 कोर्स डिनर, इसमें देखिए आप 3 कोर्स डिनर हैं, ठीक है? टू स्टार्ट विद मेन कोर्स एंड डिजर्ट, तो आपको यही मिलेगा इस होटल में, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये फिक्स्ड होते हैं, बड़े ही रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट है, 3 मेन कोर्स हैं, ये आपको सर्व की जाएंगे, आप इनमें से चाहे एक खाएं ना खाएं आपको यही मिलेंगे, और आपको इनके कंप्लीट का जो है प्राइस जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक हो गया? और यहाँ पे मेंशन होता है नॉट वैलिड विद एनी अदर कूपन, मैक्सिमम ऑफ 10 individuals, 3 course menu per reservation only, does not include any kind of taxes, valid until April this much, and dinner only। तो ये डिनर के मेन्यूज हैं, क्लियर हो गया? Yes, ma'am. तो बड़ी लिमिटेड अमाउंट ऑफ आइटम्स होते हैं, और जिनको या तो डिनर के लिए या लंच के लिए स्पेसिफिक रखते हैं, और उसकी की जो प्राइसेस हैं वो मेंशन करते हैं। ये तब होते हैं नॉर्मली जब हम लोग फॉर एग्जांपल फॉर्मल मीटिंग के लिए जाते हैं, तो हमें एक स्पेसिफिक जो आइटम्स मिलते हैं तब हम लोग इनको यूज कर सकते हैं, तो ये हमारे पास स्टैटिक भी हो सकते हैं, और ये हमारे पास जो है सिंगल यूज मेन्यूज हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस होटल में जा रहे हैं, हमेशा वहां पे ऐसे ही होता है या समटाइम्स करता है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट कंडीशन इट कैन बी अ स्टैटिक मेन्यू एज वेल इट कैन बी यूज्ड एज अ सिंगल मेन्यू आल्सो। नेक्स्ट इज बुफे। बुफे आप लोग सब देख रहे होते हैं कि बुफे अगेन
अगर ये रेस्टोरेंट के पास एक पर्टिकुलर जैसे कि आजकल रमजान के लिए बुफे चल रहे हैं, ठीक है, तो ये ड्यूरिंग रमजान होंगे तो ये हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल यूज मेन्यूज हैं कि बस रमजान जैसी ओवर होगा तो ये मेन्यू चेंज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है बुफे को स्टैटिक मेन्यू बनाते हैं एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का एक स्पेसिफाइड मेन्यू, ठीक है। These are prepared for particular occasions such as wedding, company functions, or celebrations, but it also consists of 2 to 3 courses. It is decided by the host who pays in advance, giving details about the number of people and service time. Normally buffet की ये definition थी कि ये particular occasions के लिए ही prepare किया जाता था और इसमें 2 to 3 courses होते थे। बट अगर हम आजकल की बात करें तो बुफे का सिस्टम हम लोग डिफरेंट देखते हैं। अगर आप लोग देखें तो हम बुफे किसको कहते हैं? आपके हिसाब से बुफे क्या है आजकल? जी, एनीवन? मैम इसमें मैम टोटल काफी सारी टाइप्स की डिशेस डिशेस सर्व होती हैं। यस मैम। नॉर्मली बुफे को सिंगल यूज मेन्यू बनाया जाता है, लेकिन अब बुफे को हम लोग कहते हैं समथिंग दैट इज अरेंज्ड ऑन द टेबल, ठीक है, कि मोस्ट ऑफ द डिशेज अरेंज्ड ऑन द टेबल और जहाँ पे आप खुद जाके सेल्फ सर्विस कर रहे होते हैं। तो आजकल जो बुफे का जो बेसिक डेफिनेशन वो बन गई, वो ये चीज है कि नंबर ऑफ आइटम सर्व्ड ऑन द टेबल फ्रॉम विच द गेस्ट एक्चुअली सर्व देमसेल्व्स, ये बन गया बुफे। बट नॉर्मली बुफे जो स्टार्टिंग में मेन्यू डिजाइन किया गया था वो सिंगल यूज मेन्यू डिजाइन किया गया था और दैट वाज डिसाइडेड बाय द होस्ट व्हिच कंसिस्ट ऑफ फ्यू आइटम्स, ठीक है। बट अब जो है वो बुफे को डेफिनेशन चेंज कर दी गई है एंड दैट हैज बीन द वन दैट इज डिजाइन्ड फॉर हैविंग अ वैरायटी ऑफ कोर्सेज एंड हैव अ फिक्स्ड प्राइस। अब आप देखें तो एक कॉम्बिनेशन है, फिक्स्ड प्राइस है, वैरायटी है, तो ये अला कार्टे और टेबल डी होटे का जो आजकल हम यूज करें, तो अला कार्टे और टेबल डी होटे का जो हमारे पास है वो कॉम्बिनेशन है। क्या अला कार्टे का कौन सा कंपोनेंट लिया है इस बुफे ने? वैरायटी, ठीक है। और टेबल डी होटे का कौन सा कंपोनेंट लिया है? फिक्स्ड प्राइस। क्लियर? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सैम्पल बुफे मेन्यू ये था, सिलेक्शन ऑफ सैंडविचेस, हैम सैलेड, एग एंड क्रेज, चीज एंड पिकल, टर्न ट्यूना मायोनीज, रोस्ट बीफ, सॉसेजेस। तो इस तरह के पहले हमारे पास जो थे एक मेन्यू डिफाइन हुआ था, ठीक है। दिस इज नाउ व्हाट वी कॉल एज बुफे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बड़े लिमिटेड आइटम्स हैं। अगर हम लोग डिजर्ट्स में देखें, लेमन एंड जिंजर चीज केक है और मिनी पेस्ट्रीज हैं, लेकिन अब आप जाते तो उसमें बहुत सारी वेराइटीज होती हैं। आइसक्रीम्स भी वहाँ प्लेस की गई होती हैं, वहाँ पे इन्होंने डिफरेंट केक्स, एक तो सिर्फ केक की अगर वैरायटी में डिफरेंट केक्स होते हैं, पुडिंग्स होती हैं, कस्टर्ड, सॉरी, इन द फॉर्म ऑफ कस्टर्ड, इन द फॉर्म ऑफ फूड ट्रैफल, इन द फॉर्म ऑफ द खीर वहाँ पे अवेलेबल होती है, गुलाब जामुन यानी कि जो डिजर्ट्स के फॉर्म में रखे होते हैं। आई थिंक यू ऑलरेडी ऑब्जर्व दोज थिंग्स। Okay, I'm moving on. Carte du jour. Carte du jour is actually again the language which actually use in order to define कि वो menu जो sometimes restaurants जो है ऑफर करते हैं, जिसमें लिखा होता है स्पेशलिटी ऑफ द डे, ठीक है। एक छोटी सी नोट समटाइम लगाया होता है मेन्यू के साथ, दिस इज स्पेशलिटी फॉर द डे। कभी देखा किसी रेस्टोरेंट में? बाकी सेम मेन्यू होते हैं बट एक स्पेशलिटी आज की होती है, वो उन्होंने मेंशन की होती है, स्पेशलिटी ऑफ द डे या स्पेशलिटी ऑफ द शेफ लिखा होता है। Yes, कभी ma'am. ठीक है। जैसे यूजुअली एक ही सिंपल मेन्यू, यहाँ पे वही मेन्यू होगा जो नॉर्मली आया कार्टे मेन्यू होता है, लेकिन उसके ऊपर एक स्मॉल सी चिट लगा देते हैं और वो लिखते हैं दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द डे इफ एनीबॉडी वांट्स टू ऑर्डर इट, ठीक है। तो स्टैटिक मेन्यूज कौन से होते हैं? स्टैटिक मेन्यूज वो होते हैं जो हर दिन सेम ही रहते हैं, ठीक है। समटाइम्स उसमें स्पेशल डिशेस को ऐड किया जाता है ताकि डाइनर्स को अट्रैक्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल मैंने भी कहा था कार्ट डू जॉर्ज, जहाँ पे स्पेशलिटी ऑफ द डे को हमेशा ऐड कर देते हैं। स्पेसिफिकली यूज इन रेस्टोरेंट्स और होटल्स एज दे सर्व वेराइड क्लाइंटेल लिखा होता है। वेरिड क्लाइंटेल का मतलब कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल आ रहे होते हैं, हर किस्म के लोग, वेजिटेरियंस भी जा रहे होते हैं, नॉन वेज भी खाने वाले जाते हैं, उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो
पर्टिकुलर कंपोनेंट्स नहीं कंज्यूम करते, कुछ ऐसे तो जिन्हें सिर्फ स्टार्टर्स लेना होता है। तो अब आप देखिए स्टैटिक मेन्यू में इतनी वैरायटी होती है कि जिस तरह की मर्जी लोग हैं, दे विल फाइंड समथिंग टू ईट एट लीस्ट देयर। So it serves variety of the clients and it serves variety of the food items to serve at least one item to for them. ठीक है? Static menu may place indefinitely, may be in place indefinitely, or it may change at regular intervals. ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो static menus होते हैं वो throughout same भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने मेन्यू को रिन्यू करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे कि हर सीजन के हिसाब से मेन्यू को रिन्यू करते हैं, एवरी मंथ या एवरी वीक समथिंग वो न्यू ऐड करना चाहते हैं तो वो चेंज करते हैं। लेकिन जो ये तभी होता है जब रेस्टोरेंट हमारे पास एक क्लासी रेस्टोरेंट होता है। जब हमारे पास लोकल रेस्टोरेंट होते हैं वो मेन्यू वही रखते हैं, बस बताते हैं कि ये सर्दियों में अवेलेबल आइटम्स अभी अवेलेबल नहीं है। आप उनसे पूछते हो कहते हैं अवेलेबल नहीं है, ठीक है। प्लस या फिर उनके ऊपर वो एक स्मॉल सी चिट लगा के तो उसको रिप्लेस कर देते हैं। जबकि जो हमारे पास एक लेवल की हाई सोसाइटी को सर्व करने वाले जो रेस्टोरेंट होते हैं वो टाइम टू टाइम अपना मेन्यू चेंज करते हैं या समथिंग न्यू ऐड करते हैं, तो उनकी साइकिलिंग होती रहती है स्टार्टिंग मेन्यू की, ठीक है। आफ्टर सर्टेन मंथ्स और जिस तरह के सीजन चेंज होगा तो उनका मेन्यू जो होगा वो चेंज हो जाएगा। क्लियर? Yes, ma'am. मैम अगर मेन्यू एवरी वीक चेंज हो रहा है तो फिर तो उसे स्टैटिक ही ना होना चाहिए, उसे साइकिल में नहीं अगर वो होना चाहिए। एवरी वीक चेंज हो रहा है तो फिर वो स्टैटिक नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर एवरी वीक में हर दिन वो सेम मेन्यू चल रहा है तो फिर आप क्या कहेंगे उसको? ठीक है समझ आ गई? फिर वो स्टैटिक हुआ ना। फॉर एग्जांपल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे बिल्कुल सेम टाइप का मेन्यू यूज हो रहा है, तो आप उसको क्या कहेंगे फिर वो साइकिल भी तो नहीं है। साइकिल में तो हर दिन डिफरेंट मेन्यू यूज होता है, तो उसको हम स्टैटिक ही कहते हैं, ठीक है। अगर वो एक दिन एक हफ्ते के लिए भी हो रहा है लेकिन वो सेम हर दिन पे यूज हो रहा है तो उसको स्टैटिक का, लेकिन वो शॉर्ट टर्म स्टैटिक मेन्यूज हो जाएंगे, ठीक है। नॉर्मली अगर आप देखें रेस्टोरेंट में तो आपको कभी भी एक हफ्ते वाला मेन्यू नहीं मिलेगा कि सिर्फ एक हफ्ते में वही होगा बाकी चेंज हो जाएगा, कभी ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो मेन्यूज होते हैं वो सालों साल वही रहते हैं। ओके अच्छा, कोई रीजन है कि क्यों सालों साल वही रहते हैं? इनको फायदा क्या होता है स्टैटिक रहने का? स्टैटिक मेन्यूज के और क्या फायदे हो सकते हैं? स्टैटिक मेन्यू के क्या फायदे हो सकते हैं बेटा? मैम उनके शिफ्ट्स को प्रैक्टिस हो जाती है। गुड, प्रैक्टिस हो जाती है, शेफ्स को आइडेंटिफाई होता है कौन सी ड्यूटी उनको रोज करनी है। तो हर एक आइटम्स के लिए जो है वो शेफ्स होते हैं वो डिफाइंड हो जाते हैं और उनको पता होता है कि यही टेस्ट जो हमने हमेशा रखना है, तो दे नो देयर ड्यूटी वेरी वेल। और मैम टाइम बच जाता किसी है, टाइम स्पेसिफिक रेस्टोरेंट की वो एक स्पेशलिटी बन जाती है। और टाइम सेविंग है, एक दफा बन गया तो बस। दूसरा परचेजिंग में आसानी रहती है आइटम्स की। प्लानर आपकी आवाज कट रही बेटा। मैम फूड प्लानर्स को हाँ, फूड प्लानर्स के लिए भी आसानी होती है कि उनकी परचेजिंग जो होगी या शॉपिंग लिस्ट बार बार नहीं वही चीजें होगी, उनके पर्टिकुलर जो होंगे जहाँ से परचेज करना होगा वो फिक्स्ड होंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इज कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग ऑफ मेन्यूज, जो आप लोगों को मैंने क्लास में लास्ट टाइम एक प्रैक्टिस करवाई थी कि हाउ वी कॉस्ट अ सिंगल आइटम। अगर आप लोगों को याद हो प्रैक्टिकल, जो सिंगल आइटम हम यूज करें किसी डिश को बनाने के लिए, एक इंग्रेडिएंट जो यूज करें तो उसकी कॉस्टिंग कैसे करनी है। आई थिंक वो सबको समझ आ गई होगी अब। यस मैम। अब हम बात करें कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग ऑफ मेन्यूज। तो हम लोग अब ये पूरे मील की कॉस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि हाउ हम पूरी कंप्लीट मील को पहले कैसे कॉस्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग जो मेन्यू में कॉस्टिंग किस तरह की जाती है, ठीक है। When costing, it includes the following. सबसे पहली चीज है कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स इन अ रेसिपी। हमने उस दिन सिर्फ एक इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट कहा था, जैसे कि मैंने कहा था पालक पनीर बनाना, तो आपको उसमें कितनी पालक यूज करनी है पहले उसकी कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल आपने 200 ग्राम पालक अगर प्रिपेयर की है बॉइल्ड तो उसकी कॉस्ट क्या आपको पता होनी चाहिए।
फिर पनीर जितना आप लेके आए हैं उसमें उसकी कॉस्ट कितनी है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप उसमें से कितनी पालक, फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम आपने यूज की, उसकी अपनी कॉस्ट अलग से निकाल रही, और आप उसी के अगेंस्ट आपने अगर 100 ग्राम जो कॉटेज चीज है वो यूज की है, आपने उसकी प्राइसिंग कर ली। जो ऑयल आप यूज कर रहे हैं आपने उसकी प्राइस निकाली, जो स्पाइसेस आप यूज कर रहे हैं हर एक स्पाइसेस जितनी आपने यूज की उनकी प्राइसिंग की आपने। इसके अलावा प्याज टमाटर जो भी चीज आप उसके अंदर डाल रहे हैं आपने हर एक चीज की सेपरेट प्राइसिंग की, और उन चीजों को जब रेसिपी में डाला कितने कितने अमाउंट में वो चेक करके तो आपने एक पूरी रेसिपी की जो है वो प्राइस निकाली। ठीक हो गया? Yes, ma'am. ठीक है, ये एक रेसिपी की होगी। अब कॉस्ट ऑफ ईच डिश, कॉस्ट ऑफ ईच डिश का मतलब ये है कि आपने उस डिश को प्रिपेयर करने के लिए और फर्दर क्या चीजें ऐड करी। तो रेसिपी की प्राइस है कि जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए उनको हमने एड अप किया और उनकी प्राइसिंग कर दी। अब बात आती है कॉस्ट ऑफ ईच डिश। ईच डिश यहाँ पर डिश तब प्रिपेयर होती है जब उसमें कोई मेहनत लगती है, उस पर कुछ रिसोर्सेज लगते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी अगर यूज हुई है, ठीक है, या उसके ऊपर आपने फ्यूल यूज किया है। लाजमी बात है खाना बनाने के लिए हैव यूज समथिंग, ठीक है। तो वो जो रिसोर्सेज यूज हुए आपने वो उसके अंदर ऐड करें। तो वो पहले रेसिपी थी, जब रिसोर्सेज की प्राइसेस को हमने ऐड किया तो वो डिश की प्राइस होती, दैट इज दी डिश प्राइस। फिर आप होल मील की प्राइस की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मील पे आपने डिफरेंट आइटम्स मंगवाए तो उन हर आइटम्स को जोड़ के तो एक पूरे मील की जो होगी वो प्राइस बन जाएगी। जैसे कि मैंने पालक पनीर मंगवाया, मैंने सैलेड मंगवाया, रायता मंगवाया, रोटी मंगवाई, तो हर एक डिश की अलग अलग प्राइसेस को जोड़ के तो एक मील की प्राइस बनती है, ठीक है। उसमें फिर हमने लेबर सैलरीज भी ऐड करनी होती हैं, जैसे कि शेफ की सैलरी ऐड की हमने, अपने वेटर्स की सैलरी ऐड की, अकाउंटेंट की सैलरी ऐड की, यानी कि और पूरे दिन में जितनी भी हमारी चीजें बिकती हैं उनको हम लोग डिवाइड करते हैं सैलरीज के साथ। तो फिर इस तरह सैलरीज को ऐड करने के बाद प्रॉफिट मार्जिन ऐड किए, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन एंड प्राइस पर पोर्शन, यानी कि एक पोर्शन साइज का कितना प्राइस होगा, बट नॉर्मली हम प्रॉफिट मार्जिन स्पेसिफिकली इसमें कहते हैं। प्रॉफिट मार्जिन ऐड क्योंकि देखिए रेस्टोरेंट इसलिए तो काम नहीं करते कि जितना उनको पैसा लगा उतना लगा लें, उन्होंने रेंट भी देना होता है, उन लोगों ने अपने प्रॉफिट्स भी करने होते हैं। अगर वो प्रॉफिट के लिए नहीं काम करेंगे तो व्हाट इज द नीड ऑफ डूइंग सच काइंड ऑफ बिजनेस। हर एक ने अर्निंग करनी होती है, अपनी अपनी लिविंग अर्न करनी होती है। सैलरीज देने के बाद भी जो रेस्टोरेंट का ओनर होता है उसको कोई प्रॉफिट होना चाहिए, तो अपने प्रॉफिट मार्जिन को भी उसमें ऐड करता है, और उसके बाद जाके आपके पूरे के पूरे मेन्यू की जो प्राइसिंग होती है वो पूरी होती है। क्लियर? Yes, ma'am. तो ये कोई आसान चीज नहीं। अगर हम कहें कि सिर्फ प्राइसिंग करते हैं हमसे इतना कॉस्टली में चीज है, वो ये चीज हम घर पे बनाते हैं तो इतनी सस्ती बनती है। एक्चुअली घर में सस्ती नहीं बनती, लेकिन आप अपनी मदर को जो है वो लेबर चार्जेस नहीं देते हैं। आप अपने फादर को जो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल या वो जो गैस का बिल भरते हैं आप उनको वो चार्जेस नहीं दे रहे होते हैं। आपकी मदर जो आपके टेबल तक खाना सर्व करती हैं आप उसकी प्राइस काउंट नहीं करते हैं। आपकी मदर सैलेड कट करके आपके साथ रखती है, रायता वगैरह वो भी रखती हैं, लेकिन आप उसको काउंट नहीं करते हैं। आप सिर्फ मेन चीज को देख रहे होते हैं, कितना कॉस्ट इस पे, देखें घर पे कितनी सस्ती चीज बनी होती है। ओके, क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो हियर वी यस बेटा। मैम जब हम इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स की हम कॉस्ट फाइंड करते हैं, लेकिन अगर कुछ अरसे बाद वो इंग्रेडिएंट्स अगर एक्सपेंसिव हो जाए या उनकी प्राइस फर्क हो जाए तो फिर वो रेसिपी की पूरी कॉस्ट फर्क हो जाएगी। तो फिर ऐसे ही वो है। कैसे मैनेज करते हैं? वो किस तरह मैनेज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम सिंपल ले लें टमाटर, एक तो वो बेटा बल्क में परचेज कर रहे होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बल्क में परचेज करते हैं, सही है। तो वो जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स हम लोग जिस तरह खरीदते तो उससे हमेशा जो है वो कम प्राइस पे इनको मिल रही होती है, उनके बल्क होता है, ठीक है, और इनके पास स्टॉक जमा होते हैं कि अगर इस तरह की कोई वेरिएशन चेंजेस आती भी हैं तो उनके प्राइस पे इफेक्ट ना पड़े। अगर इफेक्ट पड़ता भी है तो वो अपनी प्रॉफिट मार्जिन से थोड़ा बहुत कम कर लेते हैं। तो ये कुछ सीजन के लिए होता है, उसके बाद वापस उनको पता है कि उसकी प्राइस पे आ जानी है। और फिर भी अगर वो उनके प्रॉफिट मार्जिन को भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके भी जो डिश की प्राइस उनको हाई लगती है तो फिर उसको वो चेंज कर देते हैं, डिश को ही चेंज कर देते हैं या फिर प्राइजेस को चेंज कर देते हैं।
न्यू मेन्यू डिफाइन करके तो प्राइसेस उनकी हाई कर देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा प्राइसेस समटाइम्स जो दोबारा से अगर जो चेंज नहीं करते अपने प्राइसेस मेन्यू के, ये नए नहीं बनाते, तो उनकी आगे जो है वो छोटी सी चिट लगा के तो ऊपर नया प्राइस लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन जो क्लासी रेस्टोरेंट्स होते हैं तो वो रेस्टोरेंट जो होते हैं पूरा का पूरा मेन्यू अपने प्राइस के हिसाब से चेंज कर देते हैं। होते वही मेन्यूज हैं, वही चीजें होती है, लेकिन प्राइस उनके हाई हो जाते हैं तो पुराना मेन्यू हटा के नया बना देते हैं। इसलिए आपको मेन्यूज घर लाने के लिए नहीं देते हैं कि लाते हैं आप घर उठा के, नो मैम। क्योंकि उनको मेन्यू क्योंकि बार बार बनाना अगर पड़ता है तो उनको काफी कॉस्ट पड़ता है, इसलिए आप उनसे कभी भी मेन्यू घर उठा के नहीं ला सकते हैं। ठीक हो क्या? यस मैम। एक्चुअली हम लोग ना एक एक्टिविटी प्लान करते थे हमेशा, जब हम ऑन कैंपस क्लासेस लेते थे। मैं स्टूडेंट्स को कहती थी कि उन्होंने जाके तो एक ना एक अलग काटे मेन्यू जो है वो लेके आना है, या काटे जो आप मेन्यू कहीं से भी लेके आए और उसको अपनी कॉपी में पेस्ट करें, डिफरेंट रेस्टोरेंट पे जाके तो लेके आए। लेकिन मैंने हर के ये बात नहीं कही होती कि जाके आप छुपा के लें, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आजकल हर कहीं कैमरास यूज होते हैं। तो व्हाट हैपेंड सिंगल डे, मैं आपको एक बात, सबसे पहले जो स्टार्टिंग में था मेरी फर्स्ट क्लास, तो एक बच्ची को वो दे नहीं रहे थे मेन्यू, तो उसने क्या किया अपने पर्स में रख के तो वो लेके आने लगी। ठीक है, व्हाट हैपेंड कि कैमराज में देख लिया, तो जैसे वो बाहर निकलने लगी तो उसको कहा कि मैडम आपने हमारा मेन्यू लिया। सो दे आर वेरी रिस्ट्रिक्टेड अबाउट देयर मेन्यूज, बिकॉज उनको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लस उनको जब हम प्रिंट करवाते हैं वो लोग डिजाइन में तो उनको कॉस्ट लगता है, तो वो इतने अपने प्रॉफिट को लेके कॉन्शियस होते हैं कि अपना मेन्यू तक किसी को उठा कर ले जाने नहीं देते। तो थिंक ऑफ इट कि जब उनकी कॉस्टिंग चेंज हो जाती है ईच रेसिपी की, ईच आइटम की, तो ऑब्वियस बात है कि वो एक नया मेन्यू डिफाइन करेंगे, या फिर वो अपने कुछ हद तक कुछ टाइम के प्रॉफिट को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। लेकिन अगर लगता है कि प्रॉफिट ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो फिर वो क्या करते हैं, मेन्यू ही चेंज करते हैं न्यू प्राइसेस के साथ। और यही आजकल हो रहा है, अगर आप देखें तो पुराने मेन्यूज के हिसाब से प्राइसेस इनकी अब काफी हाई हो चुकी है। ठीक है, यस मैम। okay. So I'll end today's lecture here. मैम जी बेटा। मैम ये जो टेबल डी होते हैं उसके अंदर जो फिक्स प्राइस होती है वो पर पर्सन होती है, या मतलब वो किस तरह होती है? जैसे बुफेट होता है वो तो पर पर्सन होता है ना, क्या आपने इतनी बुफे अमाउंट देनी बुफे नॉट बुफेट, इट इज बुफे। बुफे जो होता है वो पर पर्सन होता है, और जो आपको टेबल दी होती है तो वो डिपेंड करता है कि आप कितनी सर्विंग कितने लोगों को लेके आ रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल पे डिपेंड करता है। वो एक भी हो सकता है, वो दो भी हो सकते हैं, वो चार भी हो सकते हैं, वो पांच भी हो सकते हैं, तो उनके ऊपर होगा, पर पर्सन पे नहीं होगा। वो फिर आपको बताएंगे। ठीक है, दैट इज यूजली फॉर 4 पर्सन। जब हम लोग जाते हैं अगर उससे ज्यादा लोग होते हैं तो उसके हिसाब से फिर उनकी प्राइसिंग जो एक्सीड कर जाती है। ठीक है, नॉर्मली वो फोर ओके पर्सन की। मैम। मैम ओके, जो एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स होते हैं उनकी प्राइसेस इतनी हाई कैसे होती बच्चे एक्सपेंसिव इसलिए होती है, आप उनको देखें जितने बड़े रेस्टोरेंट होंगे उतने ही ज्यादा उनकी बिल ज्यादा होते हैं, उनकी ज्यादा उनको उनको मैनेज करने के लिए उनको स्टाफ ज्यादा रखना पड़ता है। आप कभी भी नहीं देखेंगे उनकी जरा से कभी गंदी होती हो, कभी देखा है कोई निशान पड़ा हो नीचे कोई भी? नो मैम। उनको अपना कूलिंग सिस्टम मेंटेन रखना पड़ता है, उनका देखें कभी जाके आपको गर्मी नहीं लगी होती, फुल कंफर्टेबल दे है। और वो ये भी नहीं कि छोटे मोटे एसी लगे, एसी के अलावा भी उनके कंप्लीट थर्मल सिस्टम जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है ना, तो वो सारी कॉस्ट ऐड करते हैं आपके लिए। आपको इस तरह सर्विसेज नहीं मिलती, हर सर्विस के लिए आपके ऊपर कॉस्ट ऐड होगी। अगर आपने बेडशीट चेंज करवाई है फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग वहां पे स्टे करते हैं, आप देखिए तो रूम के चार्जेस आपसे चेंज हो जाते हैं, उनकी हर चीज आपको न्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी सर्विसेज के चार्जेस जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द डिश चार्जेस, तो फिर उसके हिसाब से आपको प्राइसेस ज्यादा मिलते हैं। ओके मैम। ठीक है, इट्स नॉट ओनली दी इंग्रेडिएंट प्राइस दैट विल एड अप, इट्स एक्चुअली द सर्विस प्राइस ऑल्सो, उसको ऐड करते हैं फिर उसके अंदर जो ह्यूज प्रॉफिट रखते हैं
और जो उनके रेस्टोरेंट्स हैं, अगर उनकी जो टैक्सेस आते हैं, उन टैक्स के लिए जो आपको पार्किंग फैसिलिटीज मिलती हैं, पार्किंग फैसिलिटीज के चार्जेस भी डिशेस में ही ऐड करते हैं। ठीक है? यस मैम। मैम लेक्चर्स अपलोड कर दें सारे पिछले। जी बच्चे, मैं कल मॉर्निंग में जाऊंगी यूनिवर्सिटी, तो वहीं से मैं सारे लेक्चर्स कल अपलोड करूंगी, सारे जितने भी रह ओके गए। मैम, ठीक है? थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन, टेक केयर। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।